सर, इसूजू मोटर्स में आपका स्वागत है। आपने इसूजू का BS6 मानक वाहन खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए आपको हार्दिक बधाई। इस विकल्प को चुनकर आपने अपने आप को एक स्वच्छ, हरे भरे और सुरक्षित वातावरण बनाने के प्रति जिम्मेदार नागरिक साबित किया है। ये BS6 क्या है? BS6 का मतलब है भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मापदंड, जिसे भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2020 से बेचे जाने वाले सभी वाहनों के लिए निर्धारित किया गया है। क्या आप इस उत्सर्जन मानदंड के बारे में और अधिक बता सकते हैं? BS6 उत्सर्जन मानदंड सभी मोटर वाहनों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित सबसे सख्त मानक है। यह प्रदूषक का वह अधिकतम स्तर तय करता है जिसकी अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए 1 किलोमीटर चलने पर उत्सर्जित प्रदूषक की मात्रा को मिलीग्राम में मापा जाता है। BS6 मानदंडों के अनुसार एग्जॉस्ट सिस्टम से उत्सर्जित हानिकारक प्रदूषकों की मात्रा, जो कि मिलीग्राम प्रति किलोमीटर में मापा जाता है, BS6 4 की तुलना में कम होनी चाहिए। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड 79% कम होना चाहिए, पार्टिकुलेट मैटर 92% कम होना चाहिए और हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर 53% कम होना चाहिए। हाँ, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड हानिकारक गैसें हैं, लेकिन ये PM यानी पार्टिकुलर मैटर क्या है? पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM कार्बन युक्त बहुत ही सूक्ष्म ठोस कण होते हैं जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। इनकी मोटाई मानव के बाल से भी कम होती है और जब ये सांस के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं तब विभिन्न प्रकार का श्वसन विकार पैदा होता है। ओह, BS6 वाहन प्रदूषक के स्तर को कम करने में कैसे सक्षम है? इसूजू BS6 वाहनों में प्रदूषक तत्वों को नियंत्रित करने के लिए नया विकसित इंजन सॉफ्टवेयर और कैटालिटिक कन्वर्टर जैसे LNT यानी लीन नाइट्रोजन ऑक्साइड ट्रैप, DPD यानी डीजल पार्टिकुलेट डिफ्यूजर और स्लिप कैट कॉन का उपयोग किया जाता है। LNT के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन में बदल जाती है, हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाता है। अगर थोड़ी नाइट्रोजन ऑक्साइड LNT से निकल जाती है तो उसे स्लिप कैट कॉन में पकड़ लिया जाता है। स्लिप कैट कॉन नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देगा। पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM डीजल पार्टिकुलेट डिफ्यूजर के अंदर फंस जाता है, जो अपने खास डिजाइन के बलबूते पार्टिकुलेट मैटर को अपने आप के अंदर से नहीं गुजरने देता। PM को DPD के अंदर जलाकर राख में बदल दिया जाता है। फ्यूल में उपस्थित सल्फर LNT में हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल जाता है। यह हाइड्रोजन सल्फाइड स्लिप कैट कॉन में सल्फर डाई ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि BS6 वाहन कम प्रदूषकों का उत्सर्जन करता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह प्रणाली पूरी तरह से काम करे, प्रत्येक ग्राहक को सिर्फ BS6 ईंधन का ही उपयोग करना चाहिए और इसूजू BS6 वाहनों के लिए लो एश डीजल इंजन ऑयल की सिफारिश करता है। अगर मैं BS6 डीजल और इसूजू द्वारा सिफारिश किए गए इंजन ऑयल का उपयोग नहीं करता तो क्या होगा? DPD के अंदर फंसे PM का क्या होगा? क्या ये क्लॉग नहीं हो जाएगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि फिल्टर क्लॉग हो गया है? मुझे लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं एक एक करके आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। BS6 के अलावा अन्य और गैर अनुशंसित इंजन ऑयल में सल्फर की मात्रा अधिक होगी। सल्फर की अधिक मात्रा LNT कैटालिटिक कन्वर्टर को क्लॉग करना शुरू कर देगी, जिसके परिणाम स्वरूप इंजन और उत्सर्जन प्रणाली को नुकसान होगा। इसलिए कृपया ध्यान रखें कि केवल BS6 डीजल फ्यूल का ही उपयोग करें और अपने वाहन की हमारे डीलर से नियमित रूप से सर्विस करवाएं। अब आइए मैं आपको DPD के बारे में समझाता हूँ। पार्टिकुलेट मैटर द्वारा DPD को क्लॉग करना ड्राइविंग की परिस्थितियों पर निर्भर है। DPD का क्लॉग होना पहाड़ों से उतरते समय, धीमी ड्राइविंग जैसे कि शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्राइविंग या देर तक वाहन को आइडल रखने जैसी ड्राइविंग स्थिति में अधिक होगा। हाईवे और पहाड़ी पर चढ़ाई जैसी ड्राइविंग परिस्थितियों में DPD का क्लॉग होना कम होगा।
यदि डीपीडी क्लॉग हो जाती है तो ऑपरेटर रीजनरेशन करना आवश्यक होगा और यह कार्य ग्राहक को ही करना होगा। BS6 इसूजू वाहनों में डीपीडी क्लॉग पर नजर रखने के लिए सेंसर लगे हुए हैं। जब डीपीडी एक निश्चित सीमा तक क्लॉग हो जाता है तब इंजन कंट्रोल मॉड्यूल यानी ECM को सूचना मिल जाएगी और यह डीपीडी का ताप बढ़ाने के लिए दहन कक्ष में प्रवेश करने वाली वायु ईंधन मिश्रण को नियंत्रित करेगा। एग्जॉस्ट गैस के ताप की वजह से डीपीडी के अंदर मौजूद PM जल जाएगा और फिल्टर साफ हो जाएगा। इसे स्वचालित रीजनरेशन कहा जाता है, जिसे ECM द्वारा किया जाता है। ECM स्वचालित रीजनरेशन केवल तभी हो सकेगा जब ड्राइविंग स्थिति पूरी होगी, यानी चढ़ाई पर या राजमार्ग पर ड्राइविंग। यदि आप गाड़ी ज्यादातर शहर की यातायात स्थितियों में चला रहे होते हैं तो स्वचालित रीजनरेशन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डीपीडी चेतावनी लैंप ब्लिंक करना शुरू हो जाता है। यह ड्राइवर को ऑपरेटर रीजनरेशन करने की सूचना देता है। ब्लिंकिंग की गति प्रति सेकंड 1 बार होती है। यदि आप ऑपरेटर रीजनरेशन नहीं करते हैं और ड्राइविंग जारी रखते हैं तो डीपीडी लैंप बहुत तेज गति से ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। तब आपको ऑपरेटर रीजनरेशन तुरंत करना होगा। ब्लिंकिंग की गति प्रति सेकंड 3 बार होती है। डीपीडी चेतावनी लैंप की उपेक्षा करने और ड्राइविंग जारी रखने पर डीपीडी पूरा क्लॉग हो जाएगा। इससे इंजन और उत्सर्जन प्रणाली को गंभीर नुकसान होगा और कभी कभी वाहन में ब्रेकडाउन भी हो सकता है। MIL यानी माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप और डीपीडी चेतावनी लैंप ऑन हो जाएगा। जब दोनों लैंप ऑन हो जाते हैं तब ऑपरेटर रीजनरेशन संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में आगे मरम्मत के लिए आपको अपने इसूजू डीलर से संपर्क करना होगा। ऑपरेटर रीजनरेशन क्या है? क्या ये बहुत कठिन है? इसे कैसे किया जाता है? ऑपरेटर रीजनरेशन। मैं ऑपरेटर रीजनरेशन प्रक्रिया की व्याख्या करूंगा। यह कठिन नहीं है। जब भी डीपीडी लैंप ब्लिंक होना शुरू हो जाता है तब इसे एक विशेष विधि से ड्राइविंग करने के द्वारा किया जाता है। जब डीपीडी लैंप धीमी गति से ब्लिंक होना शुरू हो जाता है तब ऑपरेटर रीजनरेशन करने के लिए इन कुछ सरल निर्देशों का पालन करना होता है। वाहन को लगातार 70 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से चलाएं। जब इंजन कूलेंट का तापमान, वाहन की गति और अन्य स्थितियां पूरी हो जाती हैं तब डीपीडी रीजनरेशन शुरू हो जाता है। डीपीडी लैंप का ब्लिंक होना बंद हो जाता है और यह ऑन हो जाता है। यह रीजनरेशन शुरू हो जाने का संकेत है। डीपीडी लैंप स्विच ऑफ होते ही रीजनरेशन पूरा हो जाता है और फंसे हुए PM जलकर राख हो चुके होते हैं। डीपीडी साफ हो चुका होता है। महत्वपूर्ण बिंदु: यदि सभी शर्तें पूरी होती हैं तो डीपीडी रीजनरेशन प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 15 मिनट का समय लग जाता है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा तुलनात्मक रूप से एक उच्च गति है। कृपया सड़क सुरक्षा नियमों का अत्यधिक ध्यान रखें। आप वाहन और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। रीजनरेशन प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाने के बाद अगर आप इंजन को बंद किए बिना वाहन को बीच में रोक देते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना, तब भी प्रक्रिया रुकती नहीं है। रीजनरेशन के दौरान आइडलिंग गति में वृद्धि हो जाएगी और अस्थायी रूप से सफेद धुआं उत्सर्जित हो सकता है। यह एक सामान्य बात है। अगर आप इंजन को बंद करके रीजनरेशन बीच में रोक देते हैं तो डीपीडी लैंप स्विच ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगली बार जब कूलेंट गर्म हो जाएगा तब डीपीडी लैंप फिर से ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑपरेटर रीजनरेशन दोबारा करना होगा। रीजनरेशन प्रक्रिया के दौरान इंजन नियंत्रण मॉड्यूल कंप्रेशन चैम्बर में दहन के बाद डीजल फ्यूल की एक छोटी मात्रा इंजेक्ट करता है। इस फ्यूल का उपयोग डीपीडी के अंदर PM को जलाने में होता है। इस डीजल की कुछ मात्रा धीरे धीरे इंजन ऑयल में मिल जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप इंजन ऑयल का स्तर समय के साथ धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इंजन ऑयल के स्तर में वृद्धि होना कोई खराबी नहीं है। जब भी ऑयल का स्तर डिपस्टिक में बने X के निशान तक पहुंचता है तो कृपया इंजन ऑयल को बदल लें। मुख्य सबक बिंदु: BS6 के अलावा अन्य डीजल फ्यूल का उपयोग न करें। किसी भी गैर अनुशंसित इंजन ऑयल का उपयोग न करें। जब भी डीपीडी लैंप ब्लिंक होना शुरू हो जाता है, बताई गई प्रक्रिया के अनुसार ऑपरेटर रीजनरेशन करें। अपने वाहन की नियमित अंतराल पर इसूजू डीलर से सर्विस करवाएं।
इंजन ऑयल के स्तर पर नजर रखें। अगर ऑयल के स्तर में वृद्धि होती है तो सामान्य रखरखाव के हिस्से के रूप में इसूजू डीलर से ऑयल बदलवा लें। अधिक जानकारी के लिए ऑनर मैनुअल देखें और इसूजू डीलर से संपर्क करें। ये सभी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसूजू BS6 वाहन खरीदना चुनने के बाद मैं एक स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में अपने योगदान पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। आपका धन्यवाद।